कार्ड देने हो जाता है तो फिर दोनों केबिन से बाहर निकल जाते हैं। तभी रेहान अपने धीमे आवाज में कहता है, बहुत अजीब बच्चा है। इतना कहने के बाद एक बार भी कार्ड को ना देख अपना काम करने लगता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में रेहान ना ही कभी गया था और ना ही कभी जाने में कोई इंटरेस्ट रखता था, इसलिए वो बस अपना काम करने लग जाता है। तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है तो सामने अपने टेबल पर रखे अपने फ़ोन को उठा स्क्रीन पर ऋतिक का नाम देख कॉल अटेंड कर लेता है। जैसे ही रेहान कॉल अटेंड करता है उसके कुछ बोलने से पहले ही ऋतिक अपने बात को कह देता है, हम लोग का लंच के कॉलेज गणेश चतुर्थी में जा रहे हैं। ऋतिक के इस बात को सुन रेहान अपना काम करते हुए ही कहता है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। रेहान ने जब डायरेक्टली उसे मना किया तो ऋतिक अपना मासूम बन बोलने का वार करना शुरू कर दिया, तुम मुझे अकेले भेज रहे हो, भूलो मत रेहान सिंह ओबरॉय, जब भी तुम जिस वक्त जहां भी बुलाए हो तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे पास हाजिर हो गया है, पर तुम आज अपने इस दोस्त का एक छोटा सा बात नहीं मान रहे हो। दिखा दिया तुमने रेहान अपना दोस्ती। ड्रामे से भरे बातों को कहने के बाद ऋतिक रोने का ड्रामा करता है तो रेहान अपने काम से फोकस हटा उसे कहता है, अपना ये ड्रामा बंद करो। रेहान के खड़ूस से कहे शब्द को सुन ऋतिक बच्चे की तरह कहता है, तुम्हें ड्रामा लग रहा है। ठीक है। उसके इमोशनल तरीके से कहे शब्द को सुन रेहान इरिटेट होते हुए कहता है, फाइन मैं चलूंगा। जब रेहान चलने का बात बोला तो ऋतिक खुशी से कहता है, लव यू यार, चल कल मिलते हैं, बाय। रेहान ने भी फिर हंसते हुए बस बाय कह दिया, फिर अपना काम करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जो सुबह सुबह ही इंडिया से अपने प्राइवेट जेट में निकल गया था वो अब तक लंदन पहुंच भी गया था। लंदन पहुंचने के बाद ध्रुव हेलीकॉप्टर से आयशा के कॉलेज की तरफ चला गया। जब कॉलेज के ऊपर हेलीकॉप्टर था तो सभी स्टूडेंट उस हेलीकॉप्टर की तरफ देख सोच रहे थे ये है कौन। तभी दूरबीन से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा ध्रुव आयशा को ढूंढ रहा था। जब उसे कॉलेज ग्राउंड के बीचों बीच आयशा खड़ी नजर आई तो उसके होंठों पर मुस्कान छा गया। वो हेलीकॉप्टर वहां ले जाने को बोला तो तभी वहां से साइड होने लगे। आयशा भी होने जा रही थी, तभी माइक में चिल्लाकर ध्रुव उसका नाम लेता है, आयशा। अपना नाम सुनने के बाद आयशा के पैर थम जाते हैं और वो ऊपर की तरफ देखने लगती है। वहीं ध्रुव अपने फ़ोन में कॉल पर इंसान को इंस्ट्रक्शन देता है तो आयशा के ऊपर फूलों का बरसात होने लग जाता है। सभी साइड हो गए थे और आयशा पर फूलों का बारिश हो रहा था। ये नज़ारा देखकर सभी अपने फ़ोन निकाल वीडियो बनाने लग जाती है। वही हेलीकॉप्टर जहां लैंड होता था वहां लैंड हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर से बाहर निकल आयशा के पास जाता है। अब तक आयशा के ऊपर फूल बरस रहा था, तभी ध्रुव उसके पास जा अपने घुटने के बल बैठ अपने होंठ में रिंग लिए आयशा के तरफ बढ़ाते हुए उसके आंखों में देख कहता है, आयशा जो कुछ मैंने उस लेटर में लिखा था सब झूठ था। जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। मैं हर एक पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे अकेलेपन से भरे जिंदगी का हिस्सा बन मेरे उदासी से भरे लाइफ में खुशियां भरोगी। ध्रुव ये आने के स्टाइल से लेकर प्रपोजल को देखकर कुछ को छोड़ किसी को भी समझ नहीं आया था, पर जिन्हें समझ आया था वो समझा दिए। तो सभी ध्रुव के स्टाइल के साथ साथ बातों से भी इम्प्रेस हो गई थी। सभी चिल्लाने लग जाती है, से यस। सभी ये चिल्ला रहे थे, वही आयशा भी जो इम्प्रेस तो हो चुकी थी पर वो इतनी जल्दी मानने को तो थी नहीं। वो कुछ ना कह अपने पैर पीछे कर वहां से भागते हुए जाने लग जाती है। ये देख ध्रुव बेचारा उसका चेहरा उदासी से भर जाता है, वो खड़ा हो जाता है। वही सभी लड़कियां ध्रुव के हैंडसम चेहरे और अट्रैक्टिव फिगर के साथ हीरो जैसा पर्सनैलिटी को देख सभी लड़कियों को ध्रुव से प्यार हो जाता है। सभी लड़कियां ध्रुव के पास आ कहने लगती है, लेट मी बी योर गर्लफ्रेंड। सारी लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मरी जा रही थी। जब आयशा ने दूर भागते हुए रुके देखा तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा, वो फिर उस तरफ जाने लग जाती है। वही ध्रुव सभी लड़कियों की तरफ देख कहता है, सॉरी आई लव ओनली आयशा, सो आई कांट इवन थिंक ऑफ मेकिंग एनीवन एल्स माई गर्लफ्रेंड इंस्टेड ऑफ हर। जब ध्रुव ये बात कह रहा था तब तक आयशा सभी को हटाते हुए आ चुकी थी और ध्रुव का ये बात सुन आयशा उसके पास जा कहती है, सच बोल रहे हो। आयशा के सवाल पर ध्रुव उसके कमर पर अपने हाथ को घुमाओ से अपने करीब कर कहता है, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं, तब तो तुम्हें यकीन होगा ना। ध्रुव के बातों को सुन आयशा उसके आंखों में देख कहती है, सभी के सामने मुझे किस करो तब मुझे यकीन होगा, तुम सिर्फ मेरे हो। जैसे ही आयशा ने ये कहा तो घेरी हुई लड़कियों के बीचों बीच खड़े हो ध्रुव आयशा के होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूम लिया। ध्रुव के आयशा को किस करने से लड़कियों का दिल तो टूट गया था, पर सभी लड़कियां ये देख खुश भी थी। कुछ देर के किस के बाद ध्रुव उससे अलग हो गया, फिर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब मेरे साथ इंडिया चलोगी। ये सुन आयशा उसके बेहद करीब जा उसके सीने पर अपने हाथ को रख कहती है, तुम जहां बोलोगे वहां चलूंगी। बस आयशा का इतना ही कहना काफी था। वो आयशा को अपने गोद में उठा उसे हेलीकॉप्टर के पास ले जाने लगा तो जो लड़कियां उन्हें घेरी हुई थी वो साइड हो गई।
और ध्रुव बाय चिल्ला सभी को आयशा को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जा, उसे उसके अंदर बैठा, उसके साथ बैठ गया तो हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो आसमान में जाने लगा। तभी ध्रुव उसके उंगली में अपना लाया हुआ रिंग पहना कहता है, आज के लिए लंदन का सबसे खूबसूरत जगह पर जा, हम लोग अपने लाइफ का नया शुरुआत करते हैं और आगे का पढ़ाई तुम इंडिया से कर लेना। रिंग पहनाने के बाद ध्रुव कहीं जा रहा था पर आयशा का नज़र तो बस रिंग पर ही टिक चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जो उसे चाहिए वो उसे मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अगस्त्य अपने केबिन में बैठा था। तभी उसका फ़ोन बजा तो वो अपने फ़ोन को उठा, सान का कॉल आते हुए दिखा तो वो कॉल रिसीव कर लिया। तभी अगस्त्य कुछ कहता, इससे पहले ही सान घबराते हुए कहने लगा, अगस्त्य भैया, सोनाली को अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसे सामने के हॉस्पिटल में लेकर जा रहा हूँ। ये सुन अगस्त्य घबरा जाता है और वो जल्दी से खड़ा हो अपने घबराए आवाज में ही कहता है, ओके मैं आता हूँ। इतना कहने के बाद वो निकल पड़ता है। वही सोनाली के साथ कार में जा रहा सान रेहान को भी कॉल कर बता देता है। कुछ ही वक्त के बाद अगस्त्य रेहान साथ ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो जब वहां जाते हैं तो सान को देख अगस्त्य झट से सवाल करता है, कहाँ है सोनाली और क्या हुआ है उसे। अगस्त्य के सवाल को सुन वो झट से जवाब दे देता है, डॉक्टर उसका चेकअप कर रही है। ये सुन अगस्त्य को टेंशन होना शुरू हो जाता है। तभी रेहान उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, अगस्त्य टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। रेहान की बातों को सुनने के बाद भी अगस्त्य को तसल्ली नहीं मिल रहा था। उसे तसल्ली तभी मिलता जब डॉक्टर आकर उसे कह देता, सोनाली ठीक है। अगस्त्य घबराते हुए इधर उधर घूमने लगा। वही रेहान सान दोनों एक साथ खड़ा हो अगस्त्य को ही देखे जा रहे थे। ऐसे ही कुछ मिनट पार हो गया और डॉक्टर बाहर आ जाती है। फिर सवाल करती है, पेशेंट का हस्बैंड कौन है। ये सवाल सुन अगस्त्य झट से डॉक्टर से कहता है, मैं। ये सुन डॉक्टर उसे कहती है, मेरे साथ चलिए। जब ये बात सुनता है तो अगस्त्य को समझ आ जाता है डॉक्टर कहना क्या चाहती है, तो वो डॉक्टर के साथ चला जाता है। वही नस बाहर आती है और सान और रेहान को देख कहती है, आप पेशेंट की फैमिली मेंबर है। तो दोनों ही हाँ कह देते हैं। तो नस कह देती है, आप उनके पास जा सकती है। इतना कहने के बाद नस वहां से चली जाती है। वही रेहान और सान दोनों ही अंदर सोनाली के पास चले जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है। डॉक्टर के बात को सुनने के बाद अगस्त्य बाहर आ जाता है। उसके चेहरे पर उदासी छाया हुआ था पर वो अपने मन में ही कहता है, लीसा तुम आखिरी सहारा हो। अपने मन में इतना कहने के बाद वो सोनाली के पास चला जाता है, पर अंदर जाने से पहले अपने चेहरे पर मुस्कान ले आता है ताकि सोनाली कुछ गलत सोच परेशान न हो जाए। जब वो अंदर जाता है तो घबराई सोनाली जो इस बात से परेशान थी कि उसका बेबी ठीक है कि नहीं, वो अगस्त्य के आते ही सवाल करती है, मेरा बेबी ठीक तो है ना। अगस्त्य आते के साथ सोनाली का ये सवाल सुन अगस्त्य अपने होंठों पर मुस्कान लिए हुए ही कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारा बेबी भी और तुम भी। अगस्त्य ने बहुत नॉर्मली कहा था, इसलिए सोनाली को अब जाकर राहत मिला। पर रेहान उसके बात करने के एक एक तरीके को बहुत अच्छे से जानता था। अगस्त्य दुनिया वालों को बेवकूफ़ बना सकता था, उसे नहीं। तभी रेहान अगस्त्य के पास आ कहता है, मुझे तुझसे कुछ बात करना है। जब तक डिस्चार्ज पेपर बन रहा है बाहर चलो। ये सुन अगस्त्य ठीक है बोल उसके साथ बाहर आ गया। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं रेहान अगस्त्य से सवाल करता है, डॉक्टर क्या बोली है तुझे। रेहान के सवाल पर अगस्त्य उदासी से भरे आवाज में कहता है, वही जो अंजलि ने कहा था। इतना कहने के बाद एक एक बात अगस्त्य रेहान को बता देता है। तभी रेहान उसके कंधे पर अपना हाथ रख कहता है, अगस्त्य सब ठीक हो जाएगा, एक बार लीजा से पहले मिल ले। अगर ये प्रॉब्लम रहा तो तू बेबी मत करना, बल्कि कोई बेबी अडॉप्ट कर लेना। रेहान की बातों को सुन अगस्त्य कहता है, मैं तो ऐसा कर लूं पर सोनाली जिद पर रही है। इस बार मैंने उसके खिलाफ जाने का कोशिश किया तो वो कुछ भी कर सकती है खुद के साथ। इतना कहने के बाद वो अपने आंखों को बंद कर लेता है। तभी रेहान कहता है, लीजा से मिलने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो मैं सोनाली को समझाऊंगा, तू परेशान मत हो। दोनों बातें करने के बाद अंदर चले जाते हैं। डिस्चार्ज पेपर भी रेडी हो चुका था। डिस्चार्ज होने के बाद चारों हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर जाने के बाद रेहान सान के साथ और सोनाली अगस्त्य के साथ बैक मेंशन जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही वक्त में चारों मेंशन पहुंच जाते हैं। मेंशन पहुंचने के बाद जैसे ही कार रुकता है चारों कार से बाहर निकल जाते हैं और मेंशन के अंदर रेहान सान जाने लगता है। वही अगस्त्य सोनाली को अपने गोद में उठा, उसे अपने गोद में उठाए मेंशन के अंदर जाने लगता है। तभी सोनाली झट से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतारिए। अगस्त्य कुछ ना सुन बस उसे अंदर वैसे ही अपने गोद में उठा अंदर लेते जा रहा था। सोनाली के लिए अगस्त्य का प्यार देख सान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही रेहान सान की तरफ जब देखता है कि सान मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा है तो रेहान उसके कान के करीब जा कहता है, अगर चाहते हो तो मैं भी तुम्हें अपने गोद में उठा सकता हूँ।
ये सुन सान रेहान की तरफ देख कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ। ये सुन अपने आंखों को रोल करते हुए रेहान सवाल करता है, तो फिर उन दोनों को तुम इतने प्यार से क्यों देख रहे हो? रेहान के सवाल पर सान रेहान की तरफ देख कहता है, सोनाली हमेशा कहती थी वो अच्छी नहीं है, कभी उसे कोई अच्छा नहीं मिलेगा जो उसे प्यार करे। आपको पता है सोनाली इतनी खूबसूरत है, पर चोल में कोई लड़का उसके तरफ देखता भी नहीं था, और अगर देख भी ले तो उसके माता पिता उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा देते थे, क्योंकि सभी कहते थे सोनाली डायन है और उनके बेटे के जिंदगी में आ गई तो घर बर्बाद कर देंगी, इसलिए उसे कोई ना देखे। तभी तो वो अपने चेहरे पर अजीबोगरीब चीज लगा अपने चेहरे को डल कर लेती थी और खुद को बहुत अजीब बना कर रखती थी। सोनाली का पास जान रेहान को बुरा लग रहा था। ये तो रेहान भी देख रहा था, सोनाली अभी बहुत खूबसूरत नजर आती थी, पर जब पहली बार उससे वो अपने केबिन में मिला था तब सोनाली उसे इतनी सुंदर नहीं लगी थी, और ये बात जान रेहान हैरान था कि उसका भाई अगस्त्य को सोनाली से प्यार है और वो उससे शादी कर आ गया है। पहले रेहान को अगस्त्य के चॉइस पर बहुत बुराई कर चुका था, पर जब वो शादी के बाद सोनाली को देखा तो हैरान ही रह गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक से सोनाली इतनी बदल कैसे गई है। पर धीरे धीरे रेहान ये सब भूल चुका था और जब भी सोनाली से मिलता तो उसे इतने सुंदर रूप में देखने का आदत सा हो गया था। उस रात भी सोनाली ने अपना वो अजीबोगरीब मेकअप नहीं किया था। जब अगस्त्य ने उसे पहली बार देखा था, उस दिन के बाद से जब अगस्त्य ने पूरे चोर वाले को सुनाया था, उसके बाद से सोनाली को कोई बुरा नहीं कहता था, तो सोनाली भी अपने खूबसूरत चेहरे को किसी बेकार प्रोडक्ट के पीछे नहीं छिपाने लगी थी। चारों अंदर आ चुके थे। कल डॉक्टर से मिलना भी था और कल के रिजल्ट के बाद ही अगस्त्य दादाजी को मनाने का एक धाकड़ प्लान सोच कर रखा था। वो सोनाली को सोफे पर बिठा सर्वेंट की तरफ देख कहता है, सर्वेंट पानी और हाँ फ्रेश एक ग्लास बीट का जूस भी लेकर आओ। ये सुन सोनाली अपना सड़ा सा मुंह बना बोली, मैं जूस नहीं पीऊंगी। सोनाली के बातों को सुन अगस्त्य एक ही बात कहता है, तुम्हें बच्चा चाहिए ना? ये सुन सोनाली आगे कुछ नहीं कहती है। वही रेहान और सान जो साथ बैठे थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान छा गया था। सर्वेंट सभी के लिए पानी साथ ही जूस लेकर आ गया तो सभी पानी ले पी लिए। वही सोनाली को जूस लेना पड़ा और अगस्त्य वही उसके साथ बैठ उसे देख रहा था, तो सोनाली जूस पीने के लिए धीरे धीरे अपने होठों के पास ले जा रही थी। तभी अगस्त्य का फोन बजने लगा तो वो अपना फोन निकाल देखा। नाम देखने के बाद वो कॉल रिसीव करने साइड में चला गया। तभी सोनाली बहुत मासूमियत से कहती है, सान इसे पी जाओ ना, मुझे जूस नहीं पीना बल्कि पिज्जा खाना है। ये सुन सान जब बीट का जूस देखा तो उसका भी सड़ा सा मुंह बन गया। दोनों दोस्त का एक जैसा रिएक्शन देख रेहान उसके तरफ अपने हाथ को बड़ा कहता है, जूस पीना अच्छा होता है और तुम्हें पीना चाहिए, पर तुम्हें नहीं पीना तो बस आज भर पी रहा हूँ। ये सुन सोनाली मुस्कुराते हुए झट से ग्लास रेहान की तरफ बढ़ा देती है, तो अगस्त्य के आने से पहले गट-गट कर जल्दी से पूरा जूस पीने के बाद ग्लास सोनाली को दे देता है। तभी अगस्त्य भी आ जाता तो सोनाली बस पीने का नाटक कर खाली ग्लास टेबल पर रख देती है। जब अगस्त्य देखता है सोनाली पूरा जूस पी गई है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, गुड। ये सुन सोनाली बस मुस्कुरा देती है। तभी रेहान कहता है, आज खाना खाने का मूड नहीं, पिज्जा वगैरह ऑर्डर कर हम लोग साथ मूवी देखें। रेहान ये सिर्फ सोनाली के लिए कर रहा था, अब बहन बनाया है तो भाई का पूरा फर्ज अदा भी तो करेगा। वही सान को रेहान से और प्यार होता जा रहा था। तभी अगस्त्य कहता है, पिज्जा पर तुम कब से खाने लगे? अगस्त्य का सवाल सुन रेहान बस इतना ही कह देता है, जब से सान मेरे लाइफ में आया है। रेहान का जवाब सुन तीनों मुस्कुरा देते हैं। फिर अगस्त्य के चेहरे से मुस्कान चला जाता है और वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, बहुत अनहेल्थी नहीं हो जाएगा? अगस्त्य के इस बात को सुन रेहान गहरी सांस भरते हुए कहता है, अगस्त्य 1-2 दिन खाने से कुछ नहीं होगा, और जहाँ तक मुझे पता है प्रेगनेंसी में लड़कियों को टेस्टी खाना खाने का मन करता है। ये सुन सोनाली झट से कहती है, सही कहे रेहान जी, और प्लीज खट्टा अचार भी। ये सुन अगस्त्य कुछ नहीं कहा। फिर रेहान बस मुस्कुराते हुए सर्वेंट को अचार लाने को कह दिया और पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक और डेजर्ट भी सभी के लिए ऑर्डर करने के बाद रेहान कहता है, सभी अपने कपड़े बदल कर आते हैं और मूवी भी सोच लेना। रेहान की बातों को सुन सभी ठीक है कह रूम में चले जाते हैं और रूम जा अपने कपड़े बदलने लगते हैं। वही दूसरी तरफ कॉलेज से आने के बाद अंश अपने रूम में उदास बैठा उस दिन को याद कर रहा था जब उसके डैड का डेथ हुआ था और पुलिस वहां आए हुए थे। उस दिन को याद करते हुए अंश के आंखों से आंसू निकलने लगता है। तभी उसका फोन बजने लगता है तो वो अपने फोन को उठा नंबर से कॉल आता देखता है तो कॉल रिसीव कर लेता है वो। तभी उसे कॉल के दूसरे तरफ से एक गाना सुनाई देने लगता है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? सर पे है, कब से है? वो गाना का 3 लाइन कंप्लीट ही किया था कि तभी अंश कॉल कट कर देता है और उसका माथा पसीना पसीना होने लग जाता है।
तभी दरवाजा नॉक होता है तो अंश अपने घबराए चेहरे से दरवाजे की तरफ देखता है, फिर वो सोफे से उतर दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजा खोलता है तो देखता है कोई भी नहीं है। ये देख वो दरवाजा बंद करने जाता है, तभी जमीन पर फूलों का बुके दिखता है। अंश उस बुके को उठा उस बुके के अंदर रखे कार्ड को निकाल पढ़ता है, बहुत जल्द तुम मेरे होगे। ये पढ़ने के बाद अंश के चेहरे का घबराहट बढ़ जाता है और वो अंदर जा उस बुके को डस्टबिन में जा फेंक सोफे पर अपने शरीर को पूरा समेट बैठ जाता है। कुछ वक्त बाद फिर दरवाजा नॉक होने लगता है तो अंश इस बार खोलने नहीं जाता है। ऐसे ही बार बार दरवाजा नॉक होने लगता है तो डर और इरिटेशन के कारण अंश अपने कान को कसके बंद कर लेता है, पर अब भी उसे दरवाजा नॉक होने का आवाज आता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, अंश। जब ऋतिक उसका नाम लेता है तो ऋतिक का आवाज सुन अंश की जान में जान आता है और वो फटाक से जा दरवाजा खोल देता है और ऋतिक के गले से जा लग जाता है। तभी ऋतिक उसके बालों पर अपने हाथ प्यार से फेरते हुए कहता है, क्या हुआ अंश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ऋतिक के सवाल पर अंश कुछ न कह बस उससे दूर हो ऋतिक की तरफ देख बहुत मासूमियत से कहता है, मुझे अकेले डर लग रहा था। अंश के बातों को सुन ऋतिक उसके माथे को प्यार से चूम कहता है, जब तुम्हें अकेले डर लग रहा था तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए, ना कि ऐसे डर कर रहना चाहिए। अंश से ये बातें कहने के बाद उसके साथ ऋतिक अंदर आ जाता है। वही घर के बाहर दीवार के पीछे खड़ा तरंग ये नज़ारा देख कहता है, तुम मेरे हो ये तुम्हें किस कैसे कर सकता है? और मैंने सही देखा था, वो रेहान नहीं ऋतिक है। अब ऋतिक तुम्हें तो मरना पड़ेगा, कैसे कैसे तुमने मेरे अंश को किस किया? तरंग का अंश जुनून बन चुका था। वो अपने जुनून को पूरा करने के लिए अब कोई भी हद पार करने के लिए तैयार था। वो गुस्से में अपनी कार की तरफ जाते हुए खुद में ही कहता है, तुम दोनों एक साथ एक घर के अंदर, वो भी अकेले, आखिर तुम मेरे अंश के साथ क्या कर रहे होगे? ये ख्याल आते ही तरंग का गुस्सा और जुनूनियत बढ़ने लगता है। वो अपने कार में जा बैठ कहता है, गणेश चतुर्थी में गणेश विसर्जन के दिन तुम्हें भी विसर्जित नहीं कर दिया ऋतिक घनजानी, तो मेरा नाम तरंग नहीं। खुद में इतना कहने के बाद वो अपना कार स्टार्ट कर निकल जाता है। वही घर के अंदर अंश ऋतिक के बाहों में बिल्ली के बच्चे की तरह पूरा सिमटा हुआ था। तभी ऋतिक सवाल करता है, कुछ हुआ है क्या जान? ऋतिक के सवाल पर अंश कहने ही जा रहा था तभी ऋतिक का फोन बजने लग जाता है तो ऋतिक अपना फोन निकाल ध्रुव का कॉल आता देख कॉल उठा लेता है। हेलो। ऋतिक का आवाज सुन ध्रुव मुस्कुराते हुए ही कहता है, तुम्हारी बहन मेरे साथ है और वो मान चुकी है। ध्रुव के बातों को सुन ऋतिक कहता है, उसे छूना मत। ऋतिक ने जब ये बात कहा तो ध्रुव हंसते हुए कहता है, क्या यार भरोसा नहीं है क्या? मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा जब तक शादी नहीं कर लूं। दोनों का बात करना कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाता है। फिर ऋतिक अपना फोन साइड में रख अंश के करीब जा बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेहान शान के साथ बैठा था, वही अगस्त सोनाली के साथ, और चारों मिलकर पॉपकॉर्न, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक खाते पीते हुए हॉरर मूवी देख रहे थे। हॉरर मूवी देखते वक्त शान डर के कारण रेहान के बाहों में दुबका हुआ था, वही सोनाली पूरा एक्साइटमेंट के साथ मूवी को देखे जा रही थी। तभी अगस्त रेहान और शान के तरफ देखता है। दोनों को एक दूसरे के बाहों में देख वह अपनी बीवी को देखता है। इस वक्त उसे बहुत जलन हो रहा था रेहान से। अक्सर लड़कियां इतनी डरपोक होती है, पर उसकी वाली तो इतनी बोल्ड थी कि हॉरर मूवी को कॉमेडी मूवी बनाकर बस गौर से देखी जा रही थी और पूरी मूवी का मजा ले रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतने लगा। रात का वक्त हो चुका था। पिज्जा, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक से ही चारों का पेट भर चुका था। तो मूवी खत्म होने के बाद चारों रूम के अंदर चले जाते हैं सोने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक अंश के लिए रात का खाना बना रहा होता है। तभी शान उसके पास जा कहता है, मैं खाना बना देता हूँ, आप रेस्ट करो। अंश का ये बात सुन ऋतिक अंश की तरफ देख कहता है, क्यों, मैं अच्छा खाना नहीं बनाता हूँ क्या? इसलिए चाहते हो कि मैं खाना नहीं बनाऊं? ऋतिक के बातों को सुन अंश झट से अपने चेहरे को नामे मिला कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस चाहता था आप रेस्ट करो, क्योंकि आप दिन भर कंपनी में इतना सारा काम करते हैं, फिर यहाँ आने के बाद भी आप रेस्ट करने की जगह हमारे लिए खाना बना रहे हैं। अंश जब इतने प्यार से ये सब बात कहता है तो ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे लिए खाना बनाकर मुझे आराम महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कंपनी का सारा थकावट तुम्हारे लिए खाना बनाकर दूर हो जा रहा है। ऋतिक जब इतने प्यार से अपने बात को कहता है तो अंश के होठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर कुछ ही वक्त के बाद डिनर रेडी हो जाता है। डिनर रेडी होने के बाद ऋतिक और अंश दोनों साथ मिलकर रात का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। बेड पर जाने के बाद ऋतिक कहता है, कल मेरी बहन वापस आ रही है तो मैं रात को यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा। ऋतिक की बातों को सुन अंश मुस्कुरा कर कहता है, ओके। ये सुनते ही ऋतिक अंश के चेहरे पर अपने हाथ को रख बहुत प्यार से कहता है, अगर डर लगी तो मुझे कॉल कर लेना, मैं किसी तरह आ जाऊंगा।
ऋतिक के इस बात को सुन अंश मुस्कुराते हुए ऋतिक की आंखों में देख अपने हाथ को ऋतिक के गाल पर रखे हाथ पर रख कहता है, ऋतिक आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हैं? मैं छोटी छोटी चीजों के लिए आप पर डिपेंड होने लगा हूँ। पहले भी मुझे डर लगता था, अकेलापन महसूस होता था, पर फिर भी खुद को मैं संभाल लेता था, पर आपके आने के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाता हूँ। जब अंश अपने इस बात को कहता है तो ऋतिक उसके हाथ को पकड़ उसे अपनी बाहों में खींच कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझ पर डिपेंड रहो ताकि तुम मुझे कभी ना भूल सको और बस मेरे प्यार में डूबे रहो। जब ऋतिक ये कहता है तो वो अपने नजरों को ऋतिक की नज़र से मिला कहता है, मैं आपको कभी भूल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं अपने साथ कुछ भी होने दे सकता हूँ पर आपके साथ नहीं। मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हो। अंश के प्यार भरे बातों को सुन ऋतिक उसे बैठ पर कर उसके ऊपर आ कहता है, तुम जब इतने प्यार से कहते हो तो मेरा दिल करता है मैं तुम्हें खा जाऊं। ऋतिक की रोमांटिक बात को सुन अंश का चेहरा लाल हो चुका था। ऋतिक उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूमने लग जाता है। उसके होंठों को प्यार से चूमने के बाद ऋतिक कहता है, कल तुम्हारे कॉलेज में गणेश चतुर्थी है ना? ये सुन अंश अपने चेहरे को हाँ में हिला सवाल से भरे एक्सप्रेशन के साथ ऋतिक को देख रहा होता है तो ऋतिक उसके माथे को प्यार से चूम कहता है, चीफ गेस्ट हूँ मैं। बस इतना कहने के बाद वो अंश को अपने बाहों में भर कहता है, अब सो जाओ, कल तुम्हें कॉलेज जल्दी जाना भी होगा। ये सुन अंश बस मुस्कुरा देता है, फिर अपने आंखों को बंद कर लेता है। वही ऋतिक भी अपने आंखों को बंद कर लेता है। वही दूसरी तरफ रेहान अब भी अपना काम कर रहा था। वही सान सोने की जगह बालकनी में जा खड़ा था तो रेहान अब तक बालकनी से सान को रूम के अंदर न आता देख अपना काम बंद कर खड़ा हो जाता है और सान के पास जाने लगता है। सान के पास आ रेहान सान को पीछे से अपने बाहों में भर लेता है, फिर उससे सवाल करता है, क्या हुआ सान, कोई परेशानी है क्या? रेहान के सवाल को सुन शान बाहर खूबसूरत से चांद को देखते हुए कहता है, रेहान अगर हम दोनों शादी करते हैं तो मैं आपको कभी बच्चे का सुख नहीं दे पाऊंगा, तो क्या आप नहीं चाहते हो कि आपका कभी बच्चा हो? शान के इस बात को सुन रेहान कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बच्चे चाहिए? रेहान को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब रेहान ये सवाल करता है तो शान रेहान की तरफ मुड़ रेहान की आंखों में देखते हुए अपने बात को कहता है, रेहान आपको बच्चा नहीं चाहिए होगा, पर नाना जी को आपसे कितना उम्मीद होगा, पर अगर आप उनके सारे उम्मीद को तोड़ दोगे तो उन पर क्या बीतेगा? उन्होंने बचपन से आपके लिए कितना कुछ किया है और आप उन्हें ना बहू ना ही बच्चा दिए तो फिर उन्हें कितना बुरा लगेगा। सान के बातों को सुन रेहान कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम फालतू की बातें रात को कर रहे हो? चलो चलकर हम सोते हैं। जब रेहान गुस्से में ये बात कहता है तो शान झट से कहता है, आपको ये बातें फालतू का लग रहा है? ऐसा ना हो ये फालतू बातें आपको एक दिन सच लगने लगे और बाद में आपको मेरे साथ रहकर पछताना पड़े। सान जब ये बात कहता है तो रेहान का ऑरा बहुत डेंजरस हो जाता है और वो गुस्से में सान को घूरते हुए कहता है, मुझे बाद में पछताना पड़ सकता। अगर ऐसा होता ना सान तो तुम मुझे 1.5 साल के लिए जब छोड़कर गए थे ना, उसी टाइम में तुम्हें भूल किसी और के साथ सेटल हो जाता। पर मुझे पता है मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं कभी तुम्हारे साथ रहकर पछता नहीं सकता हूँ, बल्कि मुझे हर एक पल, हर एक दिन, हर एक वक्त तुम्हारे साथ बिताकर खुशी महसूस होगा। जब रेहान इतने प्यार से अपने इस बात को कहता है तो शान उसके सीने से जा लग जाता है और अपनी मासूमियत से भरे आवाज में कहता है, सॉरी रेहान, बस मुझे कभी कभार डर लगता है। तभी रेहान उसके माथे को प्यार से सहलाते हुए कहता है, बनी तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे कभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा बच्चा हो सकता है कि नहीं, और नानू को अगर बच्चा चाहिए तो अगस्त है ना, और अगर उसका भी बच्चा नहीं हुआ तो मैं बच्चा अडॉप्ट कर लूंगा, या फिर बहुत तरीका है। रेहान की बातों को सुन शान को राहत मिलता है। फिर दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं और दोनों बेड पर लेट जाते हैं। फिर रेहान शान के करीब जा उसके पेट पर अपने हाथ को रख उसके होठों के करीब जाने को होता है कि तभी शान कहता है, आपने कहा था कल आपका बहुत जरूरी मीटिंग है और आपको गणेश चतुर्थी में भी जाना है अंश के कॉलेज, तो आपको सो जाना चाहिए। शान के बातों को सुन रेहान अपना मुंह बना कहता है, तुम्हें तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए, नहीं तो पूरे रोमांस पर पानी फेर देते हो। रेहान की शिकायत से भरे बातों को सुन सान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। तभी सान को मुस्कुराता दे रेहान शान के कोमल होठों पर जा लाइट किसकर कहता है, गुड नाइट बनी। तो शान भी उसे गुड नाइट कह देता है। फिर दोनों एक दूसरे के बाहों में सिमटे अपने आंखों को बंद कर देते हैं। धीरे धीरे ये रात बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। शान का नींद खुलता है तो उसे अपने बगल में रेहान महसूस नहीं होता है तो वो झट से उठकर बैठ जाता है। तभी उसे एक कार्ड साथ ही उसके ऊपर एक गुलाब का फूल नजर आता है तो शान उस फूल और कार्ड को उठा लेता है।